करते हैं टीचर के और टीचर एग्ज़ाम में उपयोगी या सभी टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय भेद की समाप्ति की मांग के लिए। दूसरा ऑप्शन है, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए। तीसरा ऑप्शन है, अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। चौथा ऑप्शन, अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। ये सभी अमेरिकी और अफ्रीकी नागरिकों को एक तो समान अधिकार दिया जाए और उनमें जो जातीय आधार पर भेदभाव था उसको समाप्त किया जाए, इन्हीं मांगों को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। यानी कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो पढ़ा रहे हैं वो संसाधन के यानी कि मानव संसाधन के बारे में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कौन सा संदेश उनमें विकसित करना चाहेंगे। तो पहला ऑप्शन है, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। दूसरा ऑप्शन है, भौतिक संसाधनों का महत्व। तीसरा ऑप्शन है, मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग। चौथा ऑप्शन है, जनसंख्या का वितरण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, यानी कि जो मानव है उसको संसाधन के रूप में किस तरीके से उचित तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है मानव का संसाधन के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संबंध में यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं, उनमें एक कथन गलत है, उस सही गलत कथन को बताना है। तो पहला ऑप्शन है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। ये बिल्कुल ठीक है। न्यायपालिका संसद द्वारा जो कानून पारित होते हैं अगर वो संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उनको रद्द कर सकती है, उन कानूनों को। दूसरा ऑप्शन है, यह है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी ठीक है, यानी कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं यदि उनका उल्लंघन कोई सरकार है या फिर कोई व्यक्ति करता है तो इनके लिए अपने मौलिक अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में जा कर के वो उनके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है सरकार की। सरकार और नागरिकों के बीच पैदा होने वाले विवादों को, इस चीज़ में कोई भी न्यायिक जो होते हैं न्यायिक व्यवस्था, उसका कोई रोल नहीं होता। और ना ही दो सरकारों के बीच में, राज्य सरकार या फिर अलग अलग राज्यों की दो सरकारें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के बीच इन किसी भी सरकार में किसी भी लेवल पर कोई द्वंद्व पैदा होता है तो उसका कार्य न्यायिक व्यवस्था द्वारा नहीं किया जाता। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यही इसमें गलत है। तो चौथा ऑप्शन है, न्यायपालिका कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन भी। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था को लेकर के तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता। तो जो सिविल कानून, दीवानी का जो कानून होते हैं ये और हमारी कोर्ट के जो कानून हैं उनको मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, दीवानी और फौजदारी यानी कि फौजदारी में वो चीज़ें आती हैं, क्राइम वगैरह के चीज़ें उसमें आती हैं। तो पहला ऑप्शन है, ज़मीन को बेचने से संबंधित विवाद, ये बिल्कुल ये दीवानी में ही आएगा। दूसरा, बच्चों को रखने का दावा करना, ये भी ठीक है, ये भी एक अधिकार की लड़ाई है,
ये भी दीवानी में आएगी। तीसरा है दहेज के लिए महिला को परेशान करना। अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो ये दीवानी में नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर हिंसा की बात हो गई। परेशान करना यानी उसको एक तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से या फिर उसको परेशान करने के इरादे से कार्य किया जा रहा है, तो ये इस दीवानी में इसलिए नहीं आएगा। चौथा, तलाक केस फाइल करना। तो तलाक भी, ये भी दोनों की सहमति से, पति पत्नी की सहमति से फाइल हो सकती है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें हिंसा दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये दीवानी कानून के अंदर नहीं आता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पांचवा क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत। तो संवैधानिक उपचार संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो अधिकार है इसके अंतर्गत आगे पूरा करना वाक्य। पहला ऑप्शन है केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को एक यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वे अदालत जा सकते हैं। ये बात ठीक है, वो अदालत जा सकते हैं, पर यहाँ पे शुरू में जो बात कही गई यानी केवल भाषाई अल्पसंख्यक, ये नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक जा सकता है। भाषाई अल्पसंख्यक यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि भाषा अल्पसंख्यक ही जाएंगे, जो भाषा के क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं बाकी नहीं जाएंगे, यहाँ पे सभी जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है केवल वे अदालत जा सकते हैं वे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे भी वही बात आ गई, यानी केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, यहाँ पर धर्म का आधार पर जो पिछड़े हुए हैं वो ही जा सकते हैं, नहीं कोई भी जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार, ये ठीक है, सभी को अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक है सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। तो ये तो बात ठीक है, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है, पर ये इसलिए नहीं जा सकते कि राज्य द्वारा किसी राज्य नीति निर्देशक है सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। तो ये कार्य सरकार के अपने हिसाब से, अपने अनुसार ये कार्य वो सरकार कर सकती है, तो इसके लिए नागरिक अदालत में नहीं जा सकते। तो चौथा ऑप्शन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में, ये बिल्कुल ये नागरिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए वो अदालत जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। छठा क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य के बारे में यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत के कार्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कार्य नहीं। तो पहला ऑप्शन है गाँवों के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये तो ग्राम पंचायत का कार्य है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये गलत हो गया है, बल्कि पंचायत सचिव सरकार द्वारा ये यहाँ पे इनको अपॉइंट किया जाता है, ना कि इनको पंचायत अपने द्वारा चुनती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन है गाँवों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, चौथा ऑप्शन है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तो ये भी पंचायत के, ग्राम पंचायत के कार्य हैं, यानी कि जो गाँव की जो बुनियादी सुविधा है उनका निर्माण करना और उनका रख रखाव रखना, उनकी देखभाल, तो ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। और चौथा ऑप्शन में जो बताया गया है यानी स्थानीय कर लगाना, पंचायत के इनकम के लिए स्थानीय कर भी ग्राम पंचायत लगा सकती है, तो ये और उसको वसूल सकती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। आठवां क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो किसी दूसरे के साथ गठबंधन या साझेदारी करके सत्ता में आती है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, ये गलत हो गया। न्यायपालिका कार्यपालिका ये दोनों ही राजनीति से अलग होती हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये राज्य सरकार और पंचायती राज, यहाँ पर ये भी क्या है, ये इनकी भी कोई साझेदारी नहीं होती सरकार बनाने के लिए।
चौथा क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। तो ये केंद्र और राज्य के बीच भी साझेदारी से सरकार नहीं चलती, बल्कि नहीं बनती, बल्कि क्या है, सब बहुमत से सरकार बनती है। और बहुमत है एक पार्टी के लिए नहीं है, तो वो दूसरी पार्टी से समर्थन लेकर साझेदारी करके सरकार बना सकती है। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9वां क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी यानी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो इसी संविधान के अनुच्छेद 22 से पूछा गया। इसी मतलब ये न्यायपालिका संबंधित जो क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर फौजदारी से संबंधित पूछा। वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें वहाँ पे क्या था, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो दीवानी से संबंधित था। तो पहला ऑप्शन है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। तो ये मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया गया है यहाँ पे, यानी कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया है यहाँ पर। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फौजदारी दंड कानून के अंदर प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। अगला ऑप्शन देखते हैं गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एक गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस को ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है कि वो 24 घंटे के भीतर अपनी बात को मजिस्ट्रेट के सामने जाए और अपनी आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाए अपनी। तो ये एक व्यक्ति के लिए अधिकार है। तीसरा ऑप्शन है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार व्यक्ति के लिए दिया गया है, कि यदि उसके साथ गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में लेते समय कोई दुर्व्यवहार या उसको या कोई यातना सजा दी जाती है, तो उसका भी अधिकार वो व्यक्ति के पास है, वो उसको शिकायत कर सकता है उसके। चौथा ऑप्शन है आपका गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। तो उसको व्यक्ति को ये जानने का भी अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, ये भी उसका अधिकार है। जबकि ये उसका अधिकार पहला ऑप्शन है जो ये उसका अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है कि जो पुलिस हिरासत में दिए गए जो इकबालिया बयान है उसका आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उसका क्या है, ये उसका अधिकार नहीं है व्यक्ति का। जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है ये उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला 10वां क्वेश्चन है तवा मत्स्य संघ। ये एक संघ का नाम है। मत्स्य जैसे ये नाम से पता चल रहा है एक मछलियों से जुड़ा हुआ संघ है। तो इसमें क्या मांग थी इस संघ की, इसकी मांग थी कि मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है किस राज्य में। तो ये जो जंगलों से विस्थापित हो गए हैं जो निवासी जंगल में रहने वाले, तो उनके अधिकारों के लिए ये संघ लड़ रहा है। तो ये मछुआरों का एक संघ है सरकार। तो ये कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो आपको राइट आंसर होगा यानी कि मध्य प्रदेश में ये संघ कार्यरत है। 11वां क्वेश्चन है मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरधर की जो पहाड़ियाँ हैं ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो है आज कुछ अफगानिस्तान में कुछ पाकिस्तान में बॉर्डर पर स्थित हैं ये फ़िलहाल। और यहीं पर सबसे पहले मानव के लगभग 8000 साल पहले गाँव में मानव के रहने के अवशेष मिले हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन पर हम फर्स्ट देख लेते हैं नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा तथा यमुना के दोआब, चौथा ऑप्शन है दक्कन तथा कोंकण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियाँ। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन आपका गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। तो ये जो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है ये फिलहाल बिहार में है और इसी को मगध के नाम से जाना जाता था और ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो दूसरा ऑप्शन है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा का उत्तरी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो गंगा का दक्षिण क्षेत्र है ये, ठीक है। तो मगध अगर पूछा जाता है कि मगध के नाम से जो जाना जाता था उस समय जो फिलहाल पटना बिहार में है,
तो ये गंगा का दक्षिण क्षेत्र था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 13वां क्वेश्चन है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे खालिस्तान में रहते थे। तो पहले क्या था, जब शुरू में मध्य एशिया से जब भारत में आर्यन आए थे तो उन्हीं में से अलग अलग कबीले थे उनके, तो उनमें से कबीला भरत भी था। और जब ये भारत आया था इसका उल्लेख आज भी ऋग्वेद में मिलता है। तो ये कहाँ पर आकर के बसा था, जैसे अलग अलग समूह आए थे, कबीले अलग अलग आए थे, अलग अलग जगहों पर वो बस गए थे। तो भारत नाम का जो ये समूह था ये उत्तर पश्चिम भारत में आकर के बसा था। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम भारत, तीसरा ऑप्शन है उत्तर भारत, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम भारत, यानी कि ये उत्तर पश्चिम हिस्से में भारत के में आकर के ये समूह बसा था। 14वां क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल रचना खालिस्तान भाषा में हुई थी। तो इस मूल रचना जो ऋग्वेद की हुई थी वो संस्कृत में हुई थी। पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा सौरसेनी, तीसरा प्राकृत, चौथा ब्राह्मी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी संस्कृत में ऋग्वेद की मूल रचना हुई है। उसके बाद में अलग अलग भाषाओं में उसकी रचना हुई है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। तो पहले क्या था, आखेटक जो थी ये पुरापाषाण काल की एक मानव जाति थी, और ये मानव जाति के बारे में ये बताना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते थे। तो वो किस कारण आते जाते रहते, 3 कारण सही दिए गए हैं, एक कारण गलत है, वो गलत कारण यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। बिल्कुल, एक कारण तो ये था कि संसाधनों में अगर वो एक ही स्थान पर रहते तो वहाँ पर संसाधन कमी हो जाती, फिर जहाँ पर संसाधन अधिक होते फिर वो उस स्थान को छोड़ करके और वहाँ पर चले जाते। एक कारण ये था। दूसरा कारण, उन जानवरों का पीछा करना जिनका भी शिकार करते, ये भी ठीक कारण था कि उनको देख करके जानवर दूर चले जाते थे, तो फिर वो वहाँ से इधर जाते जहाँ वो जानवर जाते उनके शिकार के लिए, शिकार करने के लिए, यानी कि वहाँ शिकार करने की वजह से जानवर कम हो जाते, फिर वो दूसरी जगह इसलिए जाते ताकि वहाँ पर अधिक जानवर शिकार के लिए मिल सकें। तीसरा कारण है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। तो ये बिल्कुल गलत कारण है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा और संघर्ष वगैरह नहीं करते थे, ये गलत कारण है। चौथा ऑप्शन है जल संसाधनों की खोज के लिए, ये भी ठीक है कि वो अच्छा पानी, पीने योग्य पानी, इसकी खोज में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। 3 कारण सही हैं, एक कारण गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी वो संघर्ष नहीं करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे। 16वां क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा जो युग है मानव इतिहास में वो पुरापाषाण युग है, और मानव इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है मेनली। तो जो पुरापाषाण युग है सबसे पुराना है, ये लगभग 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है पुरापाषाण युग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा मध्य पाषाण युग है, तीसरा महापाषाण, चौथा नवपाषाण। तो आपका राइट आंसर होगा पुरापाषाण। 17वां क्वेश्चन है, खालिस्तान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो प्राचीन शैल चित्रकला जो मिली है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली है। तो पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, दूसरा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोनों ही पास पास हैं, दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहीं पर ये प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। शैल होता पत्थर, यानी पत्थरों पर चित्र जो है वहाँ बनाए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थान नहीं है। तो पहला ऑप्शन राखी गढ़ी, दूसरा गंवेरी वाला, तीसरा ऑप्शन है सोतकाको, चौथा ऑप्शन चिरांद। तो चिरांद जो है ये बिहार में है, ये हड़प्पा काल का स्थान नहीं है, बल्कि ये हड़प्पा काल से भी पहला का ये जो है ये स्थल है चिरांद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 19वां क्वेश्चन है, पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख खालिस्तान की तरह है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था भरत, तो ये क्या थे, ये वंश, एक तरीके से कबीले थे, ये कबीले थे, और ये आकर के यहाँ भारत में अलग अलग जगह पर ये यहाँ पे रहने लगे थे। तो पूर्व यदु और भरत, ये इनका वेदों में उल्लेख मिलता है। जैसे भरत के बारे में पिछले क्वेश्चन में आया था कि भरत जो वंश है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो पहला ऑप्शन है जन, दूसरा ऑप्शन है राजन, तीसरा ऑप्शन राष्ट्र, चौथा ऑप्शन है दस्यु। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जन।
जिस तरीके से जन का उल्लेख मिलता है वेदों में, इसी तरीके से पुरु, यदु और भरत इनका भी उल्लेख मिलता है। इनका भी उल्लेख यानी कि इस एक तरीके से ये पूछा है, पुरु, यदु और भरत, इन तीनों का तो वेदों में उल्लेख मिलता है, इनके अलावा और कौन सा ऐसा कबीला है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है, तो वो जन है। यानी पुरु, यदु और भरत और जन, इनका उल्लेख वेदों में मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जबकि राजन, राष्ट्र, दस्यु इनका उल्लेख वेदों में नहीं मिलता। 20वां क्वेश्चन है, सफ़ी तथा हनफी ये क्या है? तो सफ़ी और हनफी जो है ये इस्लामिक सिद्धांत हैं। ये न्याय, लोगों को न्याय देने के लिए इस्लामिक सिद्धांत, सफ़ी तथा हनफी। तो पहला ऑप्शन है इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, दूसरा ऑप्शन सऊदी अरब में सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन न्याय के लिए इस्लामी सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है 2 इस्लामी शासक। तो सफ़ी और हनफी ये सिद्धांत हैं इस्लाम के। तो इस्लाम के सफ़ी और हनफी, इनमें बहुत सारे इनमें नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए।